नमस्कार। RM प्रभु देसाई मुंबई। हम लोग अभी कार में हैं। होटल ताज में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, वो करके अभी हम लोग ऑन द वे है, घर पर जा रहे हैं। और ये जो टाइम है, ये टाइम का हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ में भाईदर ब्रांच के टॉप LIC एजेंट सचिन साइली है और बहुत अच्छी तरह दोनों काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा कि टाइम का हम लोग यूज़ करें। तो सचिन साइली के मन में कुछ क्वेश्चंस है, वो मुझे पूछेंगे और उसको मैं आंसर देने का कोशिश करता हूँ। तो टाइम का यूज़ भी हो जाएगा और उनका आंसर भी मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम लोग इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में ज़्यादातर बातें करते हैं, लेकिन बहुत क्लाइंट हमको ऐसा भी पूछते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, अभी उनका 12th हो गया है, उनको आगे क्या करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं क्या, ऐसा सब पूछते हैं। तो उनको क्या बोलने का, ऐसा ही कि उनका एक सवाल था। तो उनको एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। वो जनरली मम्मी डैडी है ना, जो बोलते हैं बच्चे कम सुनते हैं और मम्मी डैडी क्या करते हैं उसका कॉपी करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो जनरली मम्मी डैडी उनको बोलते हैं कि आपको स्टडी करो, अच्छी तरह ध्यान लगा के दे दो, ध्यान लगा के स्टडी करो, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा बच्चे का मम्मी डैडी का कंप्लेन है कि मोबाइल में है, मोबाइल में यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक का, इसमें सब ये रहते हैं। तो उनको मैं सबसे पहला पूछता हूँ बच्चों को कि वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली करेंसी कौन सा है। अभी 12th हो गया है ना, उनको थोड़ा सा अंदाज तो रहता है ना कि बच्चे लोग बोलते हैं कि डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, ऐसा अलग अलग आंसर देने का कोशिश करते हैं। तभी मैं उनको बोलता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली करेंसी है, टाइम है। वो सरप्राइज होता है, टाइम एक करेंसी है, डेफिनेटली टाइम एक करेंसी है। जुना ज़माने में क्या होता था, किसी को बार्टर सिस्टम होता था, मतलब किसी को सपोज चावल चाहिए तो उसके बदले उनको गेहूं देना पड़ता था, किसी को ऑयल चाहिए उसके बदले कुछ देना पड़ता था। वो टाइम में करेंसी नहीं होता था, तभी इस तरह से बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति सपोज 8 आवर्स काम करता है तो 8 घंटा का टाइम उधर देता है, वो उसके बदले उनको सैलरी मिलती है। तो टाइम एक करेंसी हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली टाइम एक करेंसी हो गया। ये वर्ल्ड का कॉस्टली करेंसी इसके लिए मैं बोलता हूँ। सपोज मेरे पास $1,00,000 है और ये खर्चा हो गया या चोरी हो गया, कुछ गया, तो ये $1,00,000 मैं वापस अर्न कर सकता हूँ। लेकिन गया हुआ टाइम वापस कभी नहीं मिलता है, गया हुआ टाइम कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए उसको वर्ल्ड का मैं बोलता हूँ कि सबसे कॉस्टली करेंसी है। ये बच्चों को बोलता हूँ, आपके पास 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स आप किस तरह से आप स्पेंड करते हैं उसके ऊपर आपका फ्यूचर है ना। आप ये टाइम आपका स्टडी के लिए दे सकते हैं, किसके लिए दे सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है ना। और ये सबसे कॉस्टली करेंसी है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आज किसी को भी सामने खड़ा करना, उसका एजुकेशन देखना, उसका इनकम देखना, ज़्यादातर डायरेक्ट कनेक्शन है ना। डॉक्टर का इनकम अलग है, कंपाउंडर का इनकम अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनकम अलग है, अकाउंटेंट का इनकम अलग है। मतलब आपने कितना पढ़ाई किया उसके ऊपर आपका इनकम है। तो आज आपका एज कम है, 17-18 साल है, सपोज 10 साल के बाद आप 28 बनोगे, 20 साल के बाद आप 38 बनेंगे, तभी एक्सपीरियंस तो काम आता ही है, साथ साथ देखते हैं कि आपने कितना पढ़ाई किया है, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड रहेगा। अभी पढ़ाई करते टाइम अपने को मराठीत म्हणतात ना, मान खाली घालून अभ्यास करावा लागतो, है ना। मान खाली घाले तो तकलीफ होता है ना, अपना नेक को थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अभी ये 6 घंटा आपको स्टडी करना पड़ता है, नेक नीचे करके थोड़ा तकलीफ होता है। ये कितना साल करना पड़ेगा? 4-5 साल करना पड़ेगा। ये 4-5 साल आपने तकलीफ दी अपने नेक को स्टडी करते टाइम, तो जिंदगी भर स्ट्रेट नेक से चलने का, ताट माने न चालता येईल, है ना। लेकिन अभी आपने वो तकलीफ नहीं लिया, जिंदगी भर
नेक नीचे करके मान खाली घालून चालावं लागणार. मान खाली घालून चालावं म्हणजे काय? नेक नीचे करके चलना मतलब क्या? जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया तो आपका इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. इसके लिए अभी थोड़ा तकलीफ लेना आपके लिए अच्छा रहेगा. आप ये तकलीफ लेंगे तो जिंदगी भर आपके लिए अच्छा होगा. ये मैं बच्चों को बोलता हूँ इस तरह से. मम्मी डैडी बोलते हैं कि उनको थोड़ा गाइड करो, तो उनको मैं ये बोलता हूँ. पर मैं बोलता कि इनको करियर ऑप्शन कौन सा करे, वो सब कंफ्यूज है. बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली कंफ्यूज है, क्या करना उनको मालूम नहीं पड़ता है. कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दूसरा करते हैं, उसका फ्रेंड करता है, उसको कॉपी करने का कोशिश करता है. वो करे, उसने साइंस लिया तो ये साइंस लेता है, उसने कॉमर्स लिया तो वो कॉमर्स लेता है, ऐसा करता है. लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उसको ये नहीं चाहिए था. बाद में लोग लाइन चेंज करते हैं. तो उनको हमेशा ये गाइड मैं करता हूँ कि कोई भी करियर ऑप्शन आपको लेना है तो 4 क्वेश्चन आपने पूछने का, और क्वेश्चन का आंसर यस आया तो आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन होगा. पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसमें अगले 1-2 साल तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिला तो भी ये आप करने के लिए रेडी हो क्या? यस या नो. दूसरा क्वेश्चन, आपने जो करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसमें आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा क्या? ये आपने सब सिलेक्ट किया, वो आप करते रहेंगे, उसमें पर्सनल डेवलपमेंट होगा क्या? यस और नो. तीसरा क्वेश्चन, ये आपने करियर ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है उसमें समाज को कोई बेनिफिट है क्या? और चौथा क्वेश्चन ये है कि ये आपने करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, फ्यूचर में ये आप करते रहेंगे, फ्यूचर में इसमें पैसा मिलने का चांस है क्या? तो ये चारों क्वेश्चन का सब आंसर यस आया, ये आपका जीवन का सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा. हम लोग चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं. क्रिकेट खेलना, जब वो स्टार्टिंग में खेलते थे तभी पैसा नहीं मिला तो खेलने के रेडी थे कि नहीं रेडी थे? डेफिनेटली रेडी थे. वो पैसे के लिए उसने खेलते ही नहीं थे, है ना. उसका ये उनको अच्छा लगता था. दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट होता है क्या, होगा क्या? डेफिनेटली उनका जीवन का कितना पर्सनल डेवलपमेंट ये क्रिकेट की वजह से हो गया. तीसरा क्वेश्चन क्या था, समाज को उसका फायदा है क्या? डेफिनेटली समाज को, पूरा देश को उसका बेनिफिट हो गया. पूरा देश का नाम वर्ल्ड में उसने रोशन किया सचिन तेंदुलकर जी ने. और चौथा क्या था क्वेश्चन, उसमें फ्यूचर में पैसा मिलने का चांस था क्या? डेफिनेटली आज सचिन तेंदुलकर कितना अर्निंग किया, कितना उसका इनकम है, आपको अंदाजा होगा. तो चारों क्वेश्चन का आंसर उसमें यस है. तो इसके बाद कभी भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 4 क्वेश्चन आप जरूर पूछिए, और यस आता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि अपने जो हॉबी उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सक्सेस मिलता है. आपका जो भी हॉबी रहेगा, या हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करने का, उसमें भयंकर अपने को सक्सेस मिल सकता है. एग्जाम्पल बताता हूँ. सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट खेलने का हॉबी था, शौक था, उसमें उन्होंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, उसको ज़बरदस्त सक्सेस मिला. लता दीदी को गायन का हॉबी थी, उनका गायन अच्छा लगता था, उसमें प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, भयंकर अच्छा उनको सक्सेस मिला. अमिताभ बच्चन जी को एक्टिंग करने का शौक था, हॉबी था, उसमें अच्छा सक्सेस मिला. लेकिन बाद में बीच में आपको मालूम होगा कि उन्होंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, उन्होंने कोई अलग से कंपनी खोला, लेकिन उसमें बहुत सारा लॉस. तो जिंदगी में जो किया वो तो गया ही, बहुत सारा लॉस में अमिताभ बच्चन जी गए, आप लोगों को स्टोरी मालूम होगा. लेकिन यही हॉबी की वजह से, यही प्रोफेशन एक्टिंग की वजह से उन्होंने सब रिकवर कर लिया. ये सब स्टोरी आपको मालूम है. तो अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें अच्छा सक्सेस मिलता है. लेकिन ऐसे भी लोग अपने को मिलते हैं जिनको किसी प्रकार का हॉबी नहीं है. फॉर एग्जांपल मुझे किसी प्रकार का हॉबी नहीं थी, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है जो आपने सिलेक्ट किया है उसको हॉबी बनाया तो भी सक्सेस मिलता है. तो हम लोग जो काम करते हैं उसको हॉबी समझने का. तो मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वो मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, ये मेरी हॉबी है ना, ये मेरा हॉबी है. मैं
बचत करने का आदत लगाता हूँ। मैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में मैं काम करता हूँ, लोगों को बचत करने का आदत लगाता हूँ, लोगों का लाइफ का सिक्योरिटी करता हूँ, फ्यूचर के सब गोल अचीव करने के प्लानिंग करके देता हूँ, है ना। ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, उसको मैं हॉबी मैंने कन्वर्ट किया तो उसका मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। तो ये एग्जांपल मैं हमारे जो क्लाइंट है उनको बच्चों को देने का कोशिश करता हूँ, जिनके वजह से उनको कुछ बेनिफिट होता है। तो साहिल, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों को क्या बोलने का, इसका मैंने आंसर दे दिया है। तो आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो इधर चालू है और आपका मैं क्वेश्चन सुन रहा हूँ, उसको मैं आंसर दे रहा हूँ। बहुत बार है ना, अभी सिंगल प्रीमियम के लिए हम लोग जब भी लोगों को बोलते हैं ना, तो ना लोगों के पास में आज कॉर्पस है रिटायर होने के बाद में, लेकिन ये कॉर्पस को LIC में उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए उनको क्या बोलना चाहिए? ठीक है, तो आज जो व्यक्ति रिटायर्ड है उनके पास में कॉर्पस है, लेकिन वो LIC में डालने के लिए वो मना करते हैं क्योंकि इसमें पैसा लॉक होता है। बराबर। तो आपकी बात बराबर है। तो जनरल मैं क्या करता हूँ कि जो लोग रिटायर्ड होते हैं ना, उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को रिटायर्ड होने के बाद अच्छा पैसा हाथ में आया हुआ देखा, लेकिन 5 साल के बाद उनके पास जाता हूँ तो उनके पास पैसा नहीं होता है। किधर जाता है वो? उनके पास वो लॉक नहीं रहता है, वो लिक्विड में रहता है, ओपन रहता है। तो किधर जाता पैसा? कल बेटा बोलता घर लेने के लिए मदद करो, कल बेटी की शादी करना है। और बहुत लोग अपने करीब वाले लोग, रिटायर्ड होने वाले लोगों के पास नज़र लगा के बैठते हैं कि ये व्यक्ति कभी रिटायर्ड होता है, उसका बेनिफिट कैसा लेना चाहिए। तो 5 साल के बाद उनके पास वो पैसा नहीं होता है, और उनके पास जो पैसा आता है लोगों को लगता है कितना पैसा है, लेकिन ये पैसा उनको 25, 30, 40 साल काम करने के बाद आता है। 40 साल का मेहनत ये पैसे में होता है। और ये पैसे को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक एक रुपये को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनको ये मैं गाइड करता हूँ कि ये पैसा ये आपका भविष्य, और ये भविष्य को तोड़ना नहीं चाहिए। इतना साल आपने दिया और अभी आप 60 के बाद कैसा जिएंगे उसके ऊपर सब कुछ चलेगा। तो ये LIC में डालने का रीज़न ये है कि LIC में डालेंगे कि ये पैसा लॉक रहेगा। लॉक ये जानबूझ के इसके लिए किया है कि ये पैसा न निकाला तो आपका कैपिटल गया। तो सबसे पहला आपको LIC में इसके लिए डालना चाहिए कि ये लॉक रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे इमरजेंसी के लिए पैसा लगेगा, तो आपका लिक्विड में भी होना चाहिए। एक इमरजेंसी के लिए एक FD आपके पास होना चाहिए, है ना। लेकिन इमरजेंसी के लिए मैं बोलता हूँ कि इमरजेंसी ज़्यादातर किसके लिए लगती है? अभी सपोज 60 एज है तो उनका जीवन का सब जिम्मेदारी ऑलरेडी खत्म हो गया, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन कोई मेडिकल रीजन से आपको पैसा लग सकता है, इसके लिए एक इमरजेंसी के लिए फंड होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपने मेहनत किया हुआ पैसा मेडिकल में नहीं जाना चाहिए। मेडिकल के लिए आपके पास एक अच्छा सा मेडिक्लेम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड एक FD करके रख लीजिए, कभी भी काम आएगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए। आप 5 लाख का रख सकते हैं, 10 लाख का रख सकते हैं, और बाकी का जो FD है उसमें 2 चीज़ होना चाहिए आपके पास। एक, वो लॉक होना चाहिए, वो कोई रीज़न से कोई कुछ भी करके न निकाले, और दूसरे उसमें जो इंटरेस्ट गारंटेड होना चाहिए जिंदगी भर तक का। अभी ये FD आपने बैंक में रख दिया, जरूरत नहीं कि LIC में रखना चाहिए, सो आपने बैंक में रख दिया, तो बैंक में रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें कैपिटल का खाली 5 साल का गारंटी है, पहली बात। दूसरा, जो इंटरेस्ट का भी गारंटी कब तक है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, उतना ही गारंटी रहेगा। और बाद में अभी क्या है, अभी आपके पास इनकम नहीं है, अभी आपने जो कॉर्पस जमाया उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपका चलने वाला है, तो आपको ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए, कल इंटरेस्ट कितना भी डाउन हो गया आपको इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपने देखा गया 20 साल पहले इंटरेस्ट क्या था, 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, है ना। 20 साल पहले 14% इंटरेस्ट होता था, बाद में 12% हो गया, बाद में 10% हो गया, 8% हो गया, 6% हो गया, अभी 5% इंटरेस्ट चलता है। तो आज 5% है, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा? तो आपके पास कॉर्पस होगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिला आपके फ्यूचर में।
तो LIC का में बेनिफिट क्या है, इसमें कैपिटल का तो आपका एक गारंटी हो गया, आपका मेहनत का पैसे को सिक्योरिटी हो गया, दूसरा जिंदगी भर का इंटरेस्ट का गारंटी हो गया। ये चीज़ आपको किधर भी नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट का गारंटी, तो आपने LIC में जीवन अक्षय और जीवन शांति ये आपने ऑप्शन ले लिया, तो कैपिटल सेफ हो गया आपका, और आपका जो इंटरेस्ट का गारंटी हो गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी भर तक आप इंटरेस्ट ले लो, उससे आपका ये चला लो, और बाद में अपने बाद ये आपने जो भी बनाया वो सब नेक्स्ट जनरेशन का है, नॉमिनी का है, ये भी नॉमिनी को मिलेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसमें मैंने बताया सचिन, इसमें आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा, पूछ सकते हैं। तो उनको हमेशा क्या लगता है कि ये ब्लॉक हो गया, मेरा पैसा ब्लॉक होता है, ऐसा उनको माइंड में है। तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा। आपके पास घर है, ये घर लिक्विड वाला है कि लॉक वाला है? लॉक वाला है ना, उसमें आपको नहीं लगता आपका 1 करोड़ का घर है, वो आपको ऐसा नहीं लगता है ना, है क्या नहीं? क्योंकि घर आपने जो बनाया, आपका इंटेंशन क्या है, जब तक मैं लाइफ है मैं रहेगा, और मेरे बाद ये मेरा परिवार रहेगा, मतलब मेरे नॉमिनी है, उसको ये मिलेगा। आप बेचने के बारे में नहीं सोचते। वैसा अपने घर जैसा है, लेकिन घर में आपको रहने के लिए मिलता है। लेकिन ये भी जो FD है, ये जब तक आप है, आप इंटरेस्ट ले लो, और अपने बाद इसको नॉमिनी को मिलना चाहिए। बराबर। ऐसा हम लोग अच्छी तरह गाइड करेंगे, तो लोग जीवन शांति और जीवन अक्षय में डालेंगे। नहीं तो आपको बोलेंगे ये लॉक होता है, तो आप उनके माइंड में जो लॉक है वो निकालेंगे, तो वो जीवन शांति में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विचार आप लोग लाइव है, वीडियो चालू है, आप पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। ओके। बहुत बार लोग बोलते हैं कि है ना, बीच में अगर, अच्छा वो हम लोगों ने लास्ट टाइम आंसर किया था ना, बीच में अगर विड्रॉ करने को होएगा तो, और उधर सर कोई लोग बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो प्रॉपर्टी ठीक है, वो रेंट भी मिलेगा और प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा। रेट बढ़ सकता है ना आगे जाके, प्रॉपर्टी में रेट मतलब डबल भी होएगा, आपके FD में वो पैसा वैसा ही रहेगा। सचिन जी बोलते हैं कि ये लेने से, LIC का कोई प्लान लेने से मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, प्रॉपर्टी में रेंट भी आता है और प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ता है। ऐसा हम लोगों ने कभी भी ये नहीं बोला कि प्रॉपर्टी मत ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी लेना ही चाहिए, हर जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोगों ने बताया कि आपके पास एक पैसिव इनकम होना चाहिए, ऐसा बताया। पैसिव इनकम मतलब क्या था, लास्ट टाइम बताया था ना, बॉडी माइंड और टाइम, ये तीनों का यूज न करे और जो इनकम आवे उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। उसका डेट फिक्स होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए, किसी प्रकार का रिस्क होना चाहिए, ये एक पैसिव इनकम होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी में जो रेंट आता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रेंट वाला ढूंढना पड़ेगा, रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम है। मतलब ये सेमी पैसिव हो गया, पैसिव इनकम नहीं है ये। और अभी कोविड के टाइम में या पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत लोग ये 2 साल में रेंट टाइम पे नहीं मिला, लोगों को रेंट टाइम पे नहीं मिला, रेंट आधा हो गया है ना। तो इसके ऊपर ही आप डिपेंड होते तो चलेगा नहीं ना, तकलीफ होता था ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन एक पैसिव इनकम जनरेट करके आप करो। अभी फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी बनाया, किधर बनाया था, बॉम्बे में भांडुप करके एक एरिया है, और उधर एक ड्रीम मॉल करके मॉल है, बड़ा मॉल है, उसमें आपने 10 शॉप लिए थे। किसके लिए लिए थे, मेरा एप्रिसिएशन भी होगा और रेंट मिलेगा। अभी ड्रीम मॉल को लॉक लगा हुआ है, ड्रीम मॉल अभी बंद है, क्या करोगे? आपको रेंट नहीं आ रहा है अभी आएगा, फ्यूचर में आएगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तो बंद है ना, अभी तो आप टेंशन में रहेंगे ना। बराबर। इसका मतलब वो ले लो नहीं, ऐसा नहीं बोला, ले लो, लेकिन उसके पहले एक पैसिव इनकम जनरेट करो अपने पास,
लेकिन अपना जो है ना, ये प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक वीडियो में आपको बताया था 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम, एक प्रेजेंटेशन बताया था। ये प्रेजेंटेशन में मैंने ये बोला था, आप सेंटेंस आप लिख सकते हैं उसको। 15 साल के बाद आप दिल से प्रे करेंगे, भगवान कोई ना कोई रूप में मिल सकता है, लेकिन 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम, ये चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। आप लिख के रखना, ये चीज इसमें है। ठीक है सचिन जी, यस सर। आपस में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी ऑन द वे है घर पर। ताज होटल में हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, वो करके हम लोग अभी घर जा रहे हैं। ये जो टाइम है ट्रैवलिंग का, ये टाइम का यूज करते हुए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। कैंसर कवर के बारे में सर, कैंसर कवर में हम लोग ये पैसा भरते रहेंगे ना, हाँ, मुझे नहीं लगता, हमको ऐसा क्लाइंट लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता मेरे को कुछ होएगा वगैरह, और वैसे तो कंपनी की तरफ से हमारा सब है, मेडिक्लेम वगैरह वो सब चीज़ है, और लगता नहीं उसमें पैसा वेस्ट हो जाएगा सर। वेस्ट हो जाएगा और भरा हुआ क्वेश्चन क्या था? और पैसा- कैंसर कवर में हम लोग जो पैसे भरते हैं ना, उसमें हम्म। से रिटर्न कुछ नहीं आएगा ना। तो 30 इयर्स तक अपना पैसा भरेंगे और फिर वापस कुछ नहीं आएगा, तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। बराबर। तो कैंसर कवर जो प्लान है, इनका सचिन जी का क्वेश्चन है कि कैंसर कवर करके LIC का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। ये तो मैं बोलता हूँ कि कैंसर कवर जो प्लान है, ये सिर्फ पॉलिसी होल्डर को नहीं है, भारत देश के हर एक नागरिक के लिए जिनका 20 एज कंप्लीट हो गया, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कैंसर कवर प्लान। लेकिन सचिन जी का क्वेश्चन ये था कि हम लोग उसमें 30 ईयर का टर्म लेते, 30 ईयर तक हम लोग पेमेंट भरते हैं, कुछ नहीं हुआ तो हमारा पैसा वेस्ट है। सपोज ये क्लाइंट ने पूछा, तो मैं बोलता हूँ कि ये प्लान का आपको एक्चुअली यूज होना चाहिए कि नहीं यूज होना चाहिए। मतलब क्या है कि क्लेम आया तो उसका पैसा मिलेगा, और क्लेम नहीं आया तो पैसा जाएगा। कौन सा सिचुएशन आपके लिए अच्छा है? नहीं आएगा अच्छा। कुछ होके उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ ना होके पैसा गया तो चलेगा। अब तो जिनको बोला, सबने बोला कि पैसा गया तो चलेगा, मुझे ये कैंसर कभी नहीं चाहिए, है ना। तो अभी देखो, आपके कार है, कार का आपने इंश्योरेंस किया है ना, लेकिन उसका पैसा वापस आता है? कुछ नहीं आता है। मेडिक्लेम आप करते हैं अपना, कुछ नहीं हुआ, पैसा वापस मिलता है कि नहीं मिलता है? वो पैसा जाता है। तो कैंसर कवर में जो हम लोग पैसा देते हैं ना, ये हम लोग ये समझ के लेना चाहिए कि डोनेशन है, ये डोनेशन है, इसका मुझे कभी भी यूज नहीं, है ना। और डोनेशन ऐसा बोलते हैं कि एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना, उसको रियल डोनेशन बोलते हैं। तो कैंसर कवर के लिए आपने जो प्रीमियम दिया, वो किधर यूज किया है आपको मालूम नहीं है, ये सबसे बेस्ट आपका डोनेशन है। तो डोनेशन समझ के करना, है ना। और बारिश के टाइम में हम लोग छाता लेके निकलते हैं ना, ये छाता है आपका, कभी बारिश आएगा मालूम नहीं है। आज देखिए, आज नवंबर महीना चल रहा है, लेकिन आज बारिश चालू है बाहर, है ना। ऐसा टाइम में छाता नहीं लेके जाएंगे तो पानी आएगा, है ना। छाता तो होना चाहिए, वैसा कभी आएगा मालूम नहीं, तो होना चाहिए। और उसका एक लास्ट में आंसर देना चाहता हूँ, 30 इयर्स तक कुछ नहीं हुआ, आप इसको एक राइडर में राइडर ऐड करके देख सकते हैं, भरा हुआ पैसा वापस। ऐसा फैसिलिटी है ना सचिन जी, कुछ नहीं हुआ तो भरा हुआ पैसा वापस, उसको राइडर में राइडर ऐड करके दे सकते हैं। कुछ हुआ तो कैंसर कवर का बेनिफिट ले लो, कुछ नहीं हुआ तो भरा हुआ पैसा वापस ले लो, ऐसा करके हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन सपोज आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको आंसर वही दूंगा जो सपोज मुझे क्लाइंट ने पूछा होता तो क्या बोलता था, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जिनको ये वीडियो जो सुन रहे हैं, जिनको कैंसर कवर जिनको मालूम नहीं है, उनको मैं एक बार सचिन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन आने तक मैं कैंसर कवर क्या है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आज
इंडिया में हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन 2 प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, और ये है हार्ट अटैक और दूसरा कैंसर। इसका मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं ये बातों। हार्ट अटैक जो है ना, एक बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। किसी को सपोज हार्ट अटैक आता है, उसको टाइम पे इलाज किया, वो बच सकता है। टाइम पे इलाज नहीं किया, वो जा सकता है। एक शॉर्ट प्रोसेस है। और टाइम पे इलाज किया, वो बच गया, वो लंबा जीता है। हम लोग जिनको हार्ट अटैक आया बच गया ना, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। क्यों? वो लंबा जीता है। क्यों लंबा जीता है? वो अपना हेल्थ का अच्छी तरह ख्याल रखना चालू करता है। उसको मालूम पड़ गया कि अभी हेल्थ का प्रॉब्लम है, ख्याल रखना चाहिए, तो अच्छी तरह ख्याल रखता है, वो लंबा जीता है। लेकिन टाइम पे इलाज नहीं किया, वो जा सकता है। लेकिन ये सब शॉर्ट प्रोसेस है। लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही डर लगता है, पहली बात। और कैंसर बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। उसके लिए पैसा भी ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा जाता है। कैंसर ठीक हो सकता है, पैसा रहेगा तो। कैंसर ना होकर के कुछ नहीं कर सकते। मैं जिन्होंने अच्छी तरह अपना ख्याल रखा, उनको भी कैंसर हुआ है। सोनाली बेंद्रे मैडम है, मनीषा कोइराला मैडम है, वो युवराज सिंह है, ये लोग सब लोग हेल्थ का ख्याल रखने वाले लोग थे। क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखा तो ही उनका प्रोफेशन चलता था। लेकिन उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन उनके पास करोड़ों रुपया था, उनके पास अच्छा पैसा था। अभी सोनाली बेंद्रे मैडम का एक वीडियो और आर्टिकल आया है, उन्होंने कैंसर के ऊपर कितना खर्चा किया, वो सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो लेकिन ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कैंसर जिनके पास है, उनके पास 3 यम होना जरूरी है। पहला यम, उनका माइंड है ना स्ट्रांग होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, डरेगा तो नहीं चलेगा। माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, उनको बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन चाहिए। और तीसरा यम, उनके पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये 3 यम जिनके पास है, वो कैंसर के साथ अच्छी तरह फाइट कर सकते हैं। जिनके पास कैंसर है, वो लोग क्या करते हैं, उसका भी एक सर्वे किया गया। वो सबसे पहले एफडी रहेगा तो तोड़ेगा, गोल्ड रहेगा तो बेचेगा। फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, इंश्योरेंस में, LIC पॉलिसी में, म्यूचुअल फंड में, वो सब तोड़ता है। हम लोग बोलते हैं, राजा ये आपका भविष्य क्यों तोड़ रहे हैं? ये फ्यूचर है आपका। बोलते हैं कि फ्यूचर बाद में, अभी प्रेजेंट के लिए चाहिए ना, इसके लिए वो तोड़ते हैं सब। अभी सपोज उन्होंने गोल्ड बेचा, एफडी तोड़ा, तो ये आगे जाके अच्छा बन के वापस ले सकता है। लेकिन इंश्योरेंस का, LIC का कोई पॉलिसी ये रीजन से उसने बंद कर दिया, उसको फ्यूचर में ये मिलेगा, इसका कोई चांस नहीं। क्योंकि LIC का पॉलिसी मिलने के लिए 3 चीजों में पास होना पड़ता है। एक एज, दूसरा हेल्थ और तीसरा मनी। तो हेल्थ उसका प्रॉब्लम है, तो उसको फ्यूचर में ये प्लान मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये इस तरह से मतलब कैंसर हुआ, ये लोग इस तरह से करते हैं। तो इनके लिए LIC ने इतना एक अच्छा ये प्लान लॉन्च किया है। मैं पहले ही बताया कि ये सबसे बड़ा भारत देश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये जो कैंसर कवर प्लान जो है, और उसमें मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है? सपोज किसी के पास मेडिक्लेम है 10 लाख का, इसका बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल में 24 आवर्स एडमिट होना पड़ेगा। बाद में इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर हॉस्पिटल को पेमेंट करते, अपने को नहीं देती। 10 लाख का मेडिक्लेम है और सपोज 5 लाख का बिल बनता है, तो उनको 5 लाख मिलेगा। 10 लाख का मेडिक्लेम है, आपका 15 लाख का बिल बना तो 10 लाख मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख। लेकिन कैंसर कवर थोड़ा सा अलग है, तो उसके शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बेनिफिट बताना चाहता हूँ। सो ये कैंसर कवर जो प्लान है 10 लाख से लेके 50 लाख तक का मिलता है। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 50 लाख। किसी ने सब 30 लाख का, एक्स व्यक्ति है, उन्होंने 30 लाख का एक राइडर लिया, ये पॉलिसी लिया, और भगवान न करे एक्स व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो LIC सबसे पहले 30 लाख रुपए से उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। वो ट्रीटमेंट करे या नहीं करे LIC देखती नहीं। मेडिक्लेम में देखा जाता है, इसमें नहीं देखा जाता। सो 30 लाख उनको मिल गया। मैंने क्या बताया था? 3 नियम होना चाहिए। उनके पास मनी आया, मनी
3 एम से एम आ गया 30 लाख आया, तो वो बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन बाई कर सकता है। एंड बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन है और उनके पास मनी है तो उनका माइंड स्ट्रांग बनेगा, ये इसके पीछे आइडिया है। तो 30 लाख रुपए तुरंत देगा। बाद में आगे का जो प्रीमियम जो है वो वेव होगा, आगे का प्रीमियम भरना नहीं है। और थर्ड 30 लाख का 1% 30,000 पर मंथ अगले 10 साल तक देगा। कैंसर 2 स्टेज में है, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 को मेजर स्टेज बोलते हैं। 99% सेकेंड स्टेज में ही मालूम पड़ता है, फर्स्ट स्टेज में मालूम नहीं पड़ता है। फर्स्ट स्टेज में मालूम जो पड़ता है वो बहुत लकी व्यक्ति हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो ठीक हो सकता है। अभी ये जो मैं बेनिफिट बता रहा था वो सेकेंड स्टेज वाला है, फर्स्ट स्टेज का भी बताता हूँ। तो 30 लाख रुपीज तुरंत देगा, 30 आगे का प्रीमियम वेव करेगा और 30,000 पर मंथ अगले 10 साल तक देगा। किसके लिए? सपोज वो व्यक्ति जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो काम पे जा नहीं सकता है, इनकम नहीं कर सकता, तो उसका सैलरी हो गया। या उसका स्पाउस जो है उसका काम छोड़ के उसको टेक केयर करने के लिए, तो उसका सैलरी हो गया। या किसी ने एक नर्स को अपॉइंट किया टेक केयर के लिए, तो नर्स अभी 1,000-2,000 में मिलते नहीं, 25, 15, 20 हज़ार लेते हैं, तो उनका सैलरी हो गया, तो 30,000 हो गया। ये व्यक्ति होगा तो भी देगा, ये व्यक्ति भगवान न करे न होगा तो भी 30,000 अगले 10 साल तक देगा। ये हो गया सेकेंड स्टेज वाला बेनिफिट। फर्स्ट स्टेज में होता है तो क्या कहता है? तो फर्स्ट स्टेज में होता है वो इसमें ठीक हो सकता है व्यक्ति, तो 25% तुरंत देगा। तो 30 लाख का 25% बोले तो 7.5 लाख हो गया, 7.5 लाख रुपया हो गया। प्रीमियम आगे का 3 साल का वे होगा, 3 साल उसको पैसा भरना नहीं है। और इसमें से वो व्यक्ति ठीक होना चाहिए, ठीक होता है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में से सेकेंड स्टेज में आता है, तो बैलेंस जो 75% है 22,50,000 देगा, आगे का प्रीमियम वे हो जाएगा और हर महीना 30,000 रुपया अगले 10 साल तक देगा। इतना अच्छा बेनिफिट वाला ये प्लान है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी है। पहला कंडीशन 20 एज से लेके 20 एज कंप्लीट होना चाहिए, तो 60 उम्र तक के व्यक्ति को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं। सेकंड, हमारा घर में एक सीनियर को किसी को कैंसर है तो उनको ये प्लान मिलता नहीं। सपोज मेरे मम्मी डैडी को कैंसर होता तो ये प्लान मुझे नहीं मिलता। तो LIC डिसाइड करती है, हमको रियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। फैमिली मेम्बर को किसी को भी कैंसर है उनको ये प्लान नहीं मिलता है, या LIC डिसाइड करती है देना कि नहीं देना। और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन इसमें है, इसमें 180 डेज का वेटिंग पीरियड है। ये प्लान लेने के बाद 180 डेज जाना चाहिए, उसके बाद ही इसका बेनिफिट चालू होता है। 179 डेज में भी कुछ हुआ तो उसका क्लेम नहीं मिलता है, तो 180 डेज पास होना चाहिए। तो मुझे कोई बोलता है कि प्लान अच्छा है लेकिन मैं 15 दिन के बाद लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 15 दिन नहीं, इसमें हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। कल लेने के बदले आज लेना चाहिए, हर एक दिन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये डेली के खर्चे में से 10 रुपया बचा के 10 लाख का मिलता है, अप टू 30-35 एज तक। एज के हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम बाद में बढ़ता है। दिन का 30 रुपया में आते जाते में हम लोग खर्चा होता है, ये 30 लाख का ये प्लान अपने को मिलता है। जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको हम लोग बोलते हैं तुरंत ले लो, क्योंकि कल कुछ प्लस माइनस हो 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया आप अरेंज नहीं कर पाओगे। और जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है उनको बोलते हैं हम लोग ये डोनेशन समझ के करना। ये आपने डोनेशन दे दिया है और ये अपने पास कभी नहीं आता। तो मेरा मिशन है एक कि कैंसर से फाइट करने के लिए, ये मुझे जो व्यक्ति जानती है उनको ये कैंसर कवर उनके पोर्टफोलियो में ऐड करना, ये मेरा एक मिशन है, उनके साथ अपने को फाइट करने का। तो इस तरह से आपने बताया ना, तो ये राइडर या ये प्लान जरूर ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बजट कैसे फिक्स करेंगे? मतलब लोग बोलते हैं कि है ना, आप जो बोल रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन आप जितना बोल रहे हो ना उतना सेविंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग अभी खाली एक एक्स अमाउंट ही कर सकते हैं, ऐसा। मैं जो भी अभी आंसर देता हूँ तो मैं ये समझ के बोलूँगा कि सपोज ये क्लाइंट मुझे किसी ने पूछा तो मैं क्या बोलता था। मैं हमेशा क्लाइंट को बेचने का कोशिश नहीं करता हूँ, उसको एजुकेट करने का कोशिश करता हूँ। आप इतना करो उतना करो करके सेल करने का मैं कोशिश नहीं करता हूँ, उसको मैं एजुकेट करता हूँ और वो एजुकेट होगा, वो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी वो बोलता है कि करने की इच्छा है, मेरे पास पैसे बचते नहीं, जो भी है आपने अभी क्वेश्चन पूछा, मैं एक्स अमाउंट कर सकता हूँ। उनको बोलता है कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक थंब रूल है, ये रूल अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, और कोई भी रूल तोड़ता है ना उसमें पनिशमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मर्सिडीज कार है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने सिग्नल, रेड सिग्नल था, वो कट करके निकल गया है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, वो फाइन करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा मुझे फाइन, क्योंकि मैं रूल तोड़ा। सपोज मैं रेलवे से ट्रैवल करता हूँ, मैं कभी भी विदाउट टिकट नहीं गया, आज टिकट नहीं लिया, सामने टीसी है, फाइन लगेगा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। वैसा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रूल है, ये रूल दो तोड़ता है उसको बहुत बड़ा जीवन में इफेक्ट होता है। ये रूल क्या बोलता है? आपका इनकम कितना भी होने दो, कोई महीने का 10,000 कमाने होने दो या आप महीने का 10 लाख रुपए कमा लो, ये रूल आपको अप्लाई करना चाहिए। आपका इनकम का ये रूल ये बोलता है 30-30-10-30। आपका इनकम का 30% आपको खर्चा करने के लिए अलाउड है। आपका जो महीने का जो खर्चा होता है, घर का खर्चा सब मिलके, वो आपका इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पहला 30 हो गया। दूसरा 30 है EMI। आपका इनकम का 30% आप EMI भर सकते हैं, है ना। हमारा EMI कौन सा? घर का EMI हो सकता है, कार का EMI हो सकता है ना, या पर्सनल लोन लिया हो सकता है। ये सब EMI आपका इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का जनरेशन क्या करता है, जब भी जॉब लग गया अपना इनकम का 50-60% EMI डाल के घर ले लेते, तो एक उनका घर बनता है लेकिन बाकी का सब चीज ऐसा रह जाता है। तो आपका इनकम का 30% EMI भरने के लिए आपको अलाउड है। बाद में 10% लाइफस्टाइल के लिए साइड में करना। आपको लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए, एंजॉय कर, लेकिन कितने में? आपका इनकम का 10%। आप सैटरडे संडे घूमने जाओ, या साल में एक बार या साल में 2 बार आप घूमने जा सकते हैं, हॉलीडेज में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर महीना 10% साइड में करने का और उसमें से जाने का, और 30% आपको मिनिमम बचत करना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, 30% आपका इनकम का बचत होना ही चाहिए। लेकिन ये आपको रूल मालूम पड़ने के बावजूद बहुत लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ये रूल अप्लाई करते हैं, और ये रूल अप्लाई करते हैं ना, उनके पास कभी भी पैसे बचेंगे नहीं या कम बचेंगे। लेकिन आज से एक नया रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इनकम माइनस सेविंग, ये मिनिमम 30%, बाद में एक्सपेंसेस। ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपका फ्यूचर एकदम मस्त रहेगा। लेकिन आप बोलेंगे रूल समझ में आया, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ अपने आप को और उसका आंसर देता हूँ। आप बोलेंगे कि ये सब रूल अच्छा है, बराबर है, लेकिन पैसा बचता ही नहीं है, करने की इच्छा होता है। ये प्लान आपका है, मुझे लेना है, लेकिन नहीं ले सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ये आप 3 रास्ते से कर सकते हैं। पहला रास्ता, जिधर जिधर खर्चा कम करना है वो कम करके लेना। और खर्चा कम करने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास में, ये फॉर्मूला ज फॉर्मूला बोलते हैं। ज फॉर्मूला क्या है? आपने एक हिंदी वर्ड सुना रहेगा, जच। ये चीज मुझे जचता नहीं, जचना में सूट करना। उसमें 2 अक्षर है, ज और च। ज मीन्स जरूरत, च मीन्स चाहत। ज मीन्स जरूरत, च मीन्स चाहत। कोई भी चीज खरीदना है आपको 100 रुपया खर्चा करना है, तो ये क्वेश्चन पूछने का अपने आप को, ये मेरी जरूरत है कि चाहत है? जरूरत है तुरंत करने का, चाहत है तो पोस्टपोन करने का, नहीं किया तो चलेगा। जरूरत है तो तुरंत करने का, चाहत है तो पोस्टपोन करने का,
या नहीं कहे तो चलेगा, इसके लिए कि जीवन में बहुत सारा जरूरत जो चीज हम लोगों ने किया नहीं रहता, हम लोग चाहत वाला चीज करते रहते हैं, जरूरी चीज ऐसे ही रह जाता है। तो आज से ये रूल अप्लाई करो, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। जरूरी है कि चाहत है तो पहला खर्चा कम करो और ये करो। दूसरा ऑप्शन है, इधर उधर जो पैसा आप सपोज कर रहे हैं, आप सपोज वो बीसी में पैसा डालते हैं, ये म्यूचुअल फंड में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, इधर उधर जो डालते हैं वो राइट जगह पे पार्क करना। ये जो जगह है राइट जगह है। और तीसरा, आप आपका इनकम बढ़ा लो, आप इनकम बढ़ा लो। तो आपका सपोज ये जब भी 40 है, आप महीने का 50,000 रुपये कमाते हैं, तो किसने बताया आपको 50,000 ही कमा लो? आपका एज वाले आपसे ज्यादा नहीं कमा रहे, है ना? कमा रहे तो आप भी कमा सकते हैं। तो भगवान हर एक को उसका जरूरत के हिसाब से देता है। हाथी को हाथी के हिसाब से देता है, चिट्टी को चिट्टी को हिसाब से देता है। तो आपको हाथी बनना है, चिट्टी बनना, या आपको खुद को डिसाइड करना। इस तरह से मैं एजुकेट करता हूँ और उसको प्लान कर लेने के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन जी, आप सेटिस्फाइड है या सर? यस सर, यस। हाँ यस। हाँ, बहुत बार है ना, लोगों ने एक एक्स अमाउंट का सेविंग है ना स्टार्ट किया है, मंथली एक 20-30,000 रुपीस वो भर रहे हैं, लेकिन अभी दो साल मतलब 2-2.5 साल हो गया, उसके बाद में वो बोलते हैं कि वो पेमेंट करने के लिए नहीं हो पाएगा, ऐसा वो ज्यादा होता है उनको प्रीमियम। तो उनको वो कंटिन्यू उन्होंने करना चाहिए, उसके लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? सपोज कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा समझ के चलना कि एक्स व्यक्ति ने एक पॉलिसी लिया है, वो अभी सरेंडर करना चाहता है, ऐसा समझू मैं। हाँ, वो सरेंडर करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज उसने फोन किया, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी क्लाइंट कुछ भी बोले, क्लाइंट भगवान है, क्लाइंट भगवान है। तो एग्री हो जाने का सबसे पहला कि कोई बात नहीं, करके देता हूँ, करके बोलने का। और फोन के ऊपर कभी भी ऑब्जेक्शन में हैंडल नहीं करता हूँ, आमने सामने बैठ के सबसे पहला मैं एग्री हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं, जैसा चाहिए मैं आपको करके देता हूँ। तो उसको जब भी मैं मिलता हूँ तभी मैंने उसका एक एग्जांपल बोलता हूँ। सबसे पहले ये जो प्लान जो है जब भी लिया था, उसने उसको सब समझ के उसने लिया था, बराबर। लेकिन अभी उसको सब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको पूछता हूँ कि ये प्लान क्या बेनिफिट क्या है, आपको मालूम है क्या? एक बार आप मुझे बता दो। बोलते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा जो याद आता है वो बोलता है ये प्लान के बारे में। मैं उसको बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, आपको जीवन में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, आपको 10 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है और एकदम इमरजेंसी है 10 लाख, और आपका एक रूम है, दादर में एक छोटा सा रूम है, और आपने बोल दिया आपके बेटे को या आपका मिसेस को बोल दिया एक काम करते हैं, आप वो रूम बेचो और 10 लाख रुपए लेके आओ। और आपका बेटा गया और उसने दादर में एक छोटा सा रूम था आपका, वो रूम बेच के 10 लाख रुपए लेके आया। वो बेटा भी खुश और खुशी से घर में आया और उसने 10 लाख रुपए दे दिया, क्योंकि आपका 10 लाख जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये जो रूम जो 10 लाख में बेचा है, उसका एक्चुअल जो कीमत जो है ना वो 40 लाख है। तो आप क्या करो? ये सवाल मैं पूछता हूँ। सचिन जी, साहिली जी, आप क्या बोलोगे? समझ, ये व्यक्ति आप है, आपका बेटे ने, आपके बेटी ने या आपके स्पाउस ने 10 लाख रुपए चाहिए करके 40 लाख वाला 10 लाख में बेच दिया, तो आप क्या बोलोगे? उसको चिल्लाएंगे, गलत डिसीजन बोलेंगे, आपने गलत किया है, मतलब ये ज्यादा देखना चाहिए था क्या वैल्यू है। बराबर है ना? आप बोलेंगे राजा आपने इतना पढ़ाई लिखाई किया है, कम से कम पूछने का था तो ऐसा कि इसका मार्केट का वैल्यू क्या है, ये सब पूछना तो चाहिए था। आपने 10 लाख चाहिए करके डायरेक्ट बेच दिया, चिल्लाएंगे ना उसके ऊपर। अच्छा, अभी आपको मालूम पड़ा गलती हो गया, अभी जिसने वो लिया है
उसको वापस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाय मिस्टेक आपको बेच दिया है, ये 10 लाख रुपया ले लो, वापस रूम दे दो, देगा वापस? नहीं। वो कभी नहीं देगा वापस। आप एग्जैक्टली यही कर रहे थे साइदी जी, ऐसा मैं बोलता हूँ। ये अभी आपने जो बोला ना, यही चीज आप कर रहे थे, जिसमें करोड़ों रुपया मिल सकते थे, है ना? आप 5 लाख में उसको बेच रहे हैं, 10 लाख में आपको बेच रहे हैं, मतलब ये सरेंडर वैल्यू है ना, ये यही है। और ये जो रूम जो आपने बोला ना, वो बेच दिया तो फ्यूचर में आप बाई कर सकते हैं, हायर रेंज में लेना पड़ेगा लेकिन बाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज फ्यूचर में मिलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। बराबर। तो ये मेरा डायलॉग होता है, उनको कंपेयर करता हूँ, कोई भी चीज मैं कंपेयर करके बताता हूँ। बाद में ये प्लान के अच्छी तरह बेनिफिट्स जो मैंने उनको इतने साल पहले बताए थे, वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स है। और आज सरेंडर करेंगे तो उसका आपने कितना पैसा भरा और अभी सरेंडर वैल्यू बता देता हूँ, और ये प्लान आप कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर में क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। और बाद में मेरा एक प्रेजेंटेशन है, रिच और पुअर वाला प्रेजेंटेशन, XY का जो एग्जांपल मैं लोगों को बोलता हूँ, वो प्रेजेंटेशन उसको बोलता हूँ। और उसके बाद 99% वो सरेंडर नहीं करता। आज तक मेरे पास जो भी पॉलिसी आया, कोई भी पॉलिसी आया, उसने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह एजुकेट किया। वो मेरा क्लाइंट होने दो या दूसरे का होने दो, कोई भी पॉलिसी सरेंडर के लाता है। सरेंडर, मैं बोलता सरेंडर मतलब सुनो, पहला सरेंडर का मतलब क्या है, सरेंडर का मीनिंग देखो। सरेंडर मतलब नुकसान है, हाथ ऊपर करना, उसको सरेंडर बोलते हैं ना, सरेंडर हो जाना। बराबर। तो सरेंडर मतलब नुकसान है, અને अपना नुकसान कभी मत करना। ऐसा आंसर दे सकते हैं सचिन जी? यस सर। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अभी थोड़ा ट्रैफिक में है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, और जितना लेट होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन के आंसर आप लोगों को मिलेंगे। अभी क्वेश्चन आना कम हो गए हैं कि इनके सब ऑब्जेक्शन ही इनके मेरे ख्याल से खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, और अभी सचिन साइदे ऑब्जेक्शन के हैंडल के मास्टर बनने वाले हैं। बोलिए। मॅडम तुम्ही लॉन्ग टर्मचा आपण ऑलरेडी विचारलं होतं ना अभी त्या दिवशी. मैं एक ये बोल देता हूँ, एक रूल जो है ना 8/73, अभी सचिन साली के मन में और क्वेश्चन आवे तब तक एक रूल बोल देता हूँ। अभी कोई भी सीरियल चलता है, बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, है ना, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट समझो, उनके जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो एक रूल बताने जा रहा हूँ 8/73, और ये रूल मालूम पड़ गया तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या मार्च तक एकदम काम का महीना, इसमें जबरदस्त सभी को बेनिफिट हो सकता है। 8/73 रूल क्या है मैं बोलता हूँ। इसमें से 8 जो है सेल्स वाले हैं और 73 है ये कस्टमर है। और ये रूल खाली LIC के लिए नहीं, कोई भी सेल्स वाले व्यक्ति को ये रूल आपको बेनिफिट दे सकता है। ये रूल को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो 8 है सेल्स वाले हैं और 73 एक कस्टमर है। कस्टमर 73 क्यों? क्योंकि 100 में से 73% कस्टमर है जेन्युइन कस्टमर होते हैं। बाकी 27 जो लोग हैं जेन्युइन कस्टमर नहीं होते हैं, टाइम पास करने वाले होते हैं। उनको कुछ खरीदना नहीं होता है, उनको कभी भी खरीदना है वो खाली टाइम पास करेंगे, वो 27% है। लेकिन जेन्युइन कस्टमर कितने हैं? 73% ये जेन्युइन कस्टमर है। और ये जेन्युइन कस्टमर 4 ऑब्जेक्शन डाले बिना कोई भी चीज खरीदते नहीं, वो क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे। और 4
ऑब्जेक्शन डालने के बाद वो खरीदेंगे। ऐसा कितने परसेंट है? 73% जेन्युइन कस्टमर है। और जो सेल्स वाला है, सपोज 100 सेल्स वाले हैं, उसमें से 44% सेल्स वाले पहला ऑब्जेक्शन डालने के बाद हार जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते। बचे कितने हैं? आप कैलकुलेटर निकालना आपका मोबाइल में। हाँ 44 100 में से ना, 100 में से 44% सेल्स वाले पहला 56 ऑब्जेक्शन में आउट होते हैं, 56। तो बचते हैं 56। लेकिन 56 जो लोग हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्शन का आंसर दे पाते हैं। सपोज उसने बोला कि ये चीज़ अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा सपोज उसने बोल दिया, तो 44 आउट हो गए। वो आंसर पैसा नहीं है तो क्या बोलने का उनको नहीं मालूम। लेकिन 56 जो लोग हैं सेल्स वाले वो आंसर देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि पैसा नहीं है, मैं समझ के चलता हूँ। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि पैसा क्यों नहीं है। आज आपका एज है, सपोज अभी 45 है, 40 एज है ना, इतना साल से आप काम कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने पैसे बचाया नहीं हो सकता है। अलग अलग रीज़न से पैसा बचाया नहीं हो सकता, ये मेन रीज़न है आज आपके पास पैसे नहीं। तो आप मुझे पैसा ना बोल के ना हम लोग नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ रीज़न आया जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते, तभी आप क्या करोगे? सपोज एक आपका करीब वाला व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो ही हम लोग ये ऑपरेशन कर पाएंगे या ये व्यक्ति को हम लोग बचा पाएंगे। आप क्या करोगे? तभी उनको भी ना बोल सकते हैं? नहीं, आप क्या करोगे? पैसे अरेंज करोगे। किधर से करेंगे? किधर से करेंगे? किधर न किधर से आप अरेंज करोगे। अभी ये सपोज लाख रुपया, 2 ऑप्शन उसमें, आपको फ्री में मिलेगा या विद इंटरेस्ट मिलेगा। फ्री में मिल सकता है या विद इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो आपने लाख रुपए अरेंज किया, विद इंटरेस्ट करने दो, विदाउट इंटरेस्ट करने दो, और आपका प्रॉब्लम वो जो है वो सॉल्व हो गया। बाद में पैसा देंगे कि नहीं देंगे वापस? देंगे, डेफिनेटली देंगे। क्यों देंगे? 2 रीजन से। आज आपने पैसा वापस नहीं किया टाइम पे, तो अगले टाइम कभी भी आपको वापस वो पैसा कोई भी मदद नहीं करेगा। और दूसरा, किसी का 1 रुपया लिया तो अपना 10 रुपया पक्का जाता है, ये सृष्टि का नियम है। किसी का 100 रुपया लिया गलती से भी, अपना 1000 रुपया पक्का जाता है, ये सृष्टि का नियम है। अभी गया तो 1000 जाएगा, अभी नहीं गया अगले साल गया तो 10,000 जाएगा, अगले साल गया तो लाख रुपया जाएगा। एक याद रखो। तो ये पैसा देंगे, किधर से देंगे? अपना मेहनत के कमाई से ही देंगे। मतलब ये सब आप कभी करेंगे? प्रॉब्लम आने के बाद करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम न होकर के करेंगे तो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम न होकर के करेंगे तो अच्छा है। हर एक के पास 2 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको आज जैसा मैंने 1 लाख का एग्जांपल बताया, फ्यूचर में ये पैसा 10 लाख भी लग सकता है। ये 10 लाख के लिए हर एक के पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये 10 लाख के लिए आज से एक EMI आप चालू करो, मतलब सेविंग चालू करो। या दूसरा ऑप्शन है, आज से चालू मत करो, जब भी प्रॉब्लम आएगा तभी भागो, पैसे का इंतजाम करो, बाद में EMI भरो। दोनों जगह EMI भरना है, लेकिन ये EMI छोटा होगा, ये EMI दूसरा EMI बहुत बड़ा होगा। ये EMI भरते टाइम आप अभी टेंशन में नहीं, में थोड़ा सा एडजस्ट करके आप EMI भरो, लेकिन ये दूसरा वाले EMI भरते टाइम आप बहुत बड़ा टेंशन में होगे। इतना बड़ा रकम मैं लाऊं किधर से, इतना बड़ा EMI कैसे भरूं, इतना इंटरेस्ट कैसा भरूं। और तीसरा डिफरेंस ये है, ये EMI में आपको इंटरेस्ट मिलता है और ये दूसरा EMI में इंटरेस्ट जाता है। और बहुत लोग ये EMI भरते हैं, जीवन में पीछे 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 आते हैं। हम लोगों को बोलते हैं ये EMI भरो, जीवन में आगे बढ़ो। इस प्रकार से मैं एजुकेट करने का कोशिश करता हूँ। तो ऐसा आंसर कितना लोगों ने दिया? 56 वाले ने दे दिया। 56। बाद में दूसरा ऑब्जेक्शन डालते हैं। कितना ऑब्जेक्शन डालेंगे? टोटल 4 डालेंगे। तो पहले का आंसर 56 वाले ने दे दिया, 44 वालों ने 44 ने दिया नहीं दिया, 56 वाले ने दिया था। अभी उनके पास दूसरा ऑब्जेक्शन आता है। वो बोलते हैं कि
आप भी बोल सकते हैं, तो आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोला, वो बोलेंगे कि आपका प्लान जो है ना सब लॉन्ग टर्म प्लान है, मुझे लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा दूसरा ऑब्जेक्शन डाला। लेकिन उसमें से 22% जो लोग हैं इस सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं दे पाते। 34 बचे। बचे कितने? 34। ये 34 ये सेकंड ऑब्जेक्शन आया उसका आंसर देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सर हमारा प्लान लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट टर्म प्लान है। मतलब क्या है कि कोई भी प्लान जब भी हम लोग खरीदते हैं 3 क्वेश्चन मैंने बोला था पूछना चाहिए। आपने पूछना चाहिए या मैंने पूछना चाहिए? आपको पैसा कभी चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा पर्पज के लिए चाहिए? और ये 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए बिना आपने कोई भी प्लान लेते हैं उसको आपको बेनिफिट नहीं होता है। अभी ये प्लान हम लोगों ने क्यों लिया था? बच्चों के पढ़ाई के लिए किया था, हायर एजुकेशन के लिए किया था, बेटी की शादी के लिए किया था, आपका खुद का रिटायरमेंट के लिए किया था। रिटायरमेंट का भी आता है, 60 में आता है। 60 में। ये 60 है, लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट टर्म है ना। तो रिटायरमेंट तो आएगा ही आएगा ना। बच्चों का हायर एजुकेशन 15 साल के बाद लगता है तो लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट टर्म है। ये राइट टर्म में आपको पैसा मिले ये प्रोविजन है। और सपोज आपने बोला एक काम करते मुझे 5 साल का प्लान दे दो, 5 इयर्स का शॉर्ट टर्म प्लान दे दो, आपको दे दिया, लेकिन ये 3 क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं है। 5 साल के बाद पैसे आए, आप क्या करोगे? आप पैसा वेस्ट नहीं करोगे लेकिन खर्चा जरूर करोगे। और जो टाइम में पैसा चाहिए वो टाइम में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा 34 वाले ने आंसर दे दिया। पहला 44 आउट हो गए, बाद में 22 आउट हो गए। इसमें से अभी तीसरा ऑब्जेक्शन डालता है क्लाइंट, उसमें से 16% आउट होते हैं। 16% जो सेल्स वाले हैं ये थर्ड ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं दे पाते। वो बोलते हैं कि मुझे सीईओ को पूछना पड़ेगा, ऐसा बोलते। थर्ड क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्शन आया, 16% उसमें से आउट हो गया। 18 बचे। तो जो बचे हुए जो है कस्टमर है उसका आंसर देते हैं। वो बोलते कि ये अच्छे सेल्स वाले क्या करते हैं, सबसे पहला मैंने क्या बताया, एग्री करते हैं। बोलते कि सीए को तो पूछना ही चाहिए, लेकिन सीए को क्या पूछना चाहिए इंपॉर्टेंट है। सीए का काम क्या है? टैक्स प्लानिंग करना। आप जो इनकम करते हैं उसका टैक्स प्लानिंग करना, अच्छी तरह आपका रिटर्न फाइल कर दे, मजबूत रिटर्न फाइल करके देना, ये सब सीए का काम है। लेकिन आपने कौन सा पिक्चर पूछा? आपको बच्चों का पढ़ाई के बारे में कैसा करें, बेटी की शादी के बारे में कैसे करें, रिटायरमेंट के बारे में। ये काम उनका नहीं है। वो आंसर देंगे आपको, उनके पास नॉलेज तो है, वो आंसर देंगे, लेकिन उनका ये काम नहीं है। आप रिटायरमेंट में किस तरह से जीना चाहिए ये उनका आंसर देने का काम उनका नहीं है। कल लाइफ को कल कुछ प्लस माइनस हो गया, परिवार को किस तरह से जीने का ये काम उनका नहीं है। बेटी के शादी के लिए कितना पैसा चाहिए अरेंजमेंट करके देना उनका काम नहीं है। बच्चों को एजुकेशन के लिए क्या करने का उनका काम नहीं है। ये काम मेरा है, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। ये काम मैं करता हूँ, मैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का काम करता हूँ। आप मुझे बताइए, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, आप एडवोकेट का सलाह ले सकते हैं? उनको तो आइडिया तो होगा ना, थोड़ा तो आइडिया होता है ना, आंसर दे देंगे, लेकिन वो कितना सूट करेगा नहीं मालूम। डॉक्टर के पास थोड़ा लीगल मैटर चर्चा करेंगे तो आंसर देंगे, हाँ उनको भी आइडिया है ना, वो आंसर देंगे, लेकिन कितना सूट करेगा मालूम नहीं। इसके लिए मैं बोलता हूँ राइट व्यक्ति के पास से राइट एडवाइस लेना चाहिए। तो ये थर्ड ऑब्जेक्शन का आंसर कितने सेल्स वाले देते हैं? 18%। 18% देते हैं। उनके पास चौथा ऑब्जेक्शन आता है, उसमें से 10% आउट हो जाते हैं। ये 10% जो है, 18 में से 10% जो है, ये चौथा ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं दे पाते। चौथा ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? आप पूछो नहीं तो मैं बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि
आपका रिटर्न जो है बहुत कम है। मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा और टर्म इंश्योरेंस लूंगा। तो ये बचे हुए जो लोग हैं उसको आंसर देते हैं, बोलते कि वो सबसे पहले एग्री करते कि ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हर एक व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिया में चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? सर्वे रिपोर्ट क्या बोलता है, जो लोग म्यूचुअल फंड करते हैं फ्यूचर की जिम्मेदारी के लिए, उसमें से 95% जो लोग हैं ये पहले 5 साल में विड्रॉ करते हैं। म्यूचुअल फंड का जो लाइफ है 3 to 5 years है, और वो विड्रॉ करते हैं, और फ्यूचर के लिए जो टाइम में उनके पास पैसे नहीं, पैसे लगेंगे वो टाइम में उनके पास पैसे नहीं होंगे। अच्छा, क्यों विड्रॉ करते हैं? 3 P के वजह से विड्रॉ करते हैं। ये म्यूचुअल फंड का 3 Ps मैं बोलने जा रहा हूं। पहला, विड्रॉ करने का रीजन परचेसेस, जो उन्हें कोई भी अच्छा चीज उनको खरीदना है और उनके पास पैसे नहीं है तो म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते। दूसरा, पैनिक सेलिंग, सेकंड P, मतलब सपोज उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला, सपोज 10 लाख टोटल डाला है और मार्केट डाउन है अलग अलग रीजन से, और आपका उधर 10 लाख रुपए 9 लाख दिखता है, तो वो डरता है मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरा कम जा रहा है, नुकसान दिख रहा है, तो वो निकालता है, पैनिक होता है, उसको पैनिक सेलिंग बोलते हैं। और तीसरा, प्रॉफिट बुकिंग, मतलब उसने 10 लाख डाला है, उसको 15 लाख का उधर कॉर्पस दिखता है, तो बोलता है कि इसको प्रॉफिट बुक करे। विड्रॉ करने का रीजन नहीं होता है, विड्रॉ का रीजन क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग, और जिनके वजह से लोग विड्रॉ करते हैं और फ्यूचर के लिए पैसा नहीं होगा। और जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उसमें 95% लोग पहले 5 साल में विड्रॉ करते हैं, बंद कर देते हैं, विड्रॉ नहीं है बंद करते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि इसमें अपने कुछ फायदा नहीं है, ये उनको 5 साल के बाद मालूम पड़ता है। और 5 साल के बाद उनको लगता है कि अपने को ट्रेडिशनल प्लान लेना चाहिए, तभी उनको ये प्लान मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम, क्योंकि 3 चीज़ों में पास होना पड़ता है, एज, हेल्थ और मनी। इसमें वो पास होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम। इसके लिए मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन इंडिया में चलता नहीं। उसके बदले आप ये, मेरा जो सोल्यूशन मैं देता हूँ वो आप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। IRR कभी भी रिटर्न नहीं देता है, IRR कभी भी रिटर्न नहीं देता है, कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। आप कंपाउंडिंग करेंगे, कंपाउंडिंग करने का व्याख्या क्या है, आपको कंपलसरी पैसा भरना चाहिए, बीच में नहीं निकालना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उसमें कंपाउंडिंग होता है। और ये मैंने जो प्लान दिया है वो कंपाउंडिंग है, और उससे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा चौथा ऑब्जेक्शन का आंसर देते हैं। बच्चे कितने? 8। ये 8 जो लोग हैं सेल्स वाले, 8/73, ये 8 लोग हैं। ये 8 लोगों को 4 नहीं 400 ऑब्जेक्शन डालो, 400, उसका वो आंसर देंगे और वो सेल करके आएंगे। उसको बोलते हैं मास्टर सेल्समैन। तो ये 8 जो है मास्टर सेल्स है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो सेल्स में है उसमें मास्टर सेल्समैन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग राइट चीज दे रहे हैं। हम लोग जो मास्टर सेल्स नहीं बनेंगे तो गलत चीज बाहर लोग बेच रहे हैं, वो जा रहे हैं, जेन्युइन कस्टमर के पास भी गलत चीज जा रहे हैं। तो हम लोग अच्छा सेल्स वाले ने अच्छा चीज जो सेल्स करते हैं उन्होंने मास्टर सेल्स होना चाहिए और अच्छा चीज लोगों के पास पहुंचाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर एक जन जेन्युइन कस्टमर नहीं होता है। 27% जेन्युइन कस्टमर नहीं है, वो आप कितना भी अच्छा बताएंगे तो भी लेंगे नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन कस्टमर नहीं है। और 73% जो लोग हैं वो जेन्युइन कस्टमर है, वो 4 ऑब्जेक्शन आपके पास डालेंगे, उसमें अपने को मास्टर बनना पड़ेगा। सचिन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें एक जो बताया उसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं। आप बोलेंगे या सचिन जी डेफिनेटली मुझे बोल सकते हैं, सर आप बोल रहे हैं कि 4 ऑब्जेक्शन जेन्युइन कस्टमर डालते हैं, लेकिन हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं, हमको 4 ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है।
हमको 4 ऑब्जेक्शन कोई डालता नहीं, रेयरली 1 ऑब्जेक्शन डालता है, रेयरली 2 ऑब्जेक्शन डालता है। तो ये रूल गलत है क्या? ये रूल गलत नहीं है। सचिन जी, आप इतना अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देते हो, आप प्रेजेंटेशन में इतना अच्छा मास्टरी किया है, आपने अच्छा सा ट्रेनिंग लिया है IOE के पास से, इतना एजुकेशन सिस्टम में आप हो, तो आपका प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त हो गया, जिसके वजह से ये जो 4 ऑब्जेक्शन के आंसर आपके प्रेजेंटेशन में होते हैं, जिसके वजह से आपको ऑब्जेक्शन आते नहीं या कम आते। इधर तक समझ में आया? यस। अभी तक हम लोगों ने 1 आवर 1 घंटा अच्छी तरह, जो ट्रैवल के टाइम में लोगों का ऐसा ही जाता है, सोने में जाता है या ऐसा ही बातचीत करने में जाता है, तो हम लोग एक अच्छा डिस्कशन में 1 घंटा हम लोगों ने दिया। सचिन जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और समझ में भी आया हमें भी। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना अच्छी तरह मुझे सुना भी। ये लोग थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा करके मैं आंसर दे पाया। और ये ट्रैवल का टाइम एक अच्छा हम लोग सत्संग में किया कि उनके साथ में भी सचिन साइले के साथ रहना, मतलब उनके साथ बात करना, ये भी बड़ा सत्संग जैसा था। तो ये सत्संग मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच सचिन साइले।